नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, बाइडेन का कहना है। रूस के खिलाफ जंग में आजादी की जीत होगी, तानाशाहों को कीमत चुकानी होगी। हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस के खिलाफ जंग में आजादी की जीत होगी, तानाशाहों को कीमत चुकानी होगी। हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, तानाशाहों को कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस के खिलाफ जंग में आजादी की जीत होगी, तानाशाहों को कीमत चुकानी होगी। हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। हम यूक्रेन के लोगों पर गर्व करते हैं, बाइडेन का कहना है। हम यूक्रेन के लोगों पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा है हम यूक्रेन के समर्थन करते रहेंगे। बाइडेन का कहना है कि तानाशाहों को कीमत चुकानी होगी। हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के खिलाफ जंग में आजादी की जीत होगी, तानाशाहों को कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के लोगों पर गर्व करते हैं। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस के खिलाफ जंग में आजादी की जीत होगी, तानाशाहों को कीमत चुकानी होगी। जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। इसी के साथ रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को करेंगे बजट पेश। 22 मार्च तक चलेगी विधानसभा की कार्यवाही। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर होगी चर्चा। सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को करेंगे बजट पेश। वहीं 22 मार्च तक चलेगी विधानसभा की कार्यवाही। ये बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर होगी चर्चा। सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को करेंगे बजट पेश। बढ़ते हैं अब आगे। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में भारत के विद्यार्थी और अन्य लोग फंसे हुए हैं। हालांकि कई जहाज विद्यार्थियों को लेकर लौट रहे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसी छात्रा, यमुनानगर की रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा, उन्होंने बताया कि वो युद्ध के दौरान परेशानी की हालत में थे और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरह से उनकी मदद की और उन्हें सकुशल यहां पहुंचाया है। छात्रा के पिता सरदार सुखविंदर सिंह का कहना है कि वो भारत सरकार, यूक्रेन विश्वविद्यालय और भारतीय दूतावास का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उनकी बेटी को सकुशल भारत लाने में मदद की। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम वहाँ पे अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में हमें रशिया और यूक्रेन की टेंशन बढ़ने लगी, तो हमें थोड़ी दिक्कत होने लगी वहाँ पर। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारा सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया और हमें घर जाने के लिए एडवाइस किया। लेकिन वहाँ पर इस 26 फेब को फ्लाइट्स बंद होने के कारण हम अपनी टिकट्स बुक नहीं करवा पाए। तो इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी ने हंगरी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और हमें वहाँ पर बाय रोड हंगरी बॉर्डर तक पहुँचाया गया। तो हंगरी बॉर्डर से हम वहाँ के एयरपोर्ट बुदापेस्ट पर पहुँचे और फिर उसके बाद हमारे वहाँ से फ्लाइट हुई। मेरी बेटी दमनप्रीत कौर, जो कि यूक्रेन के अजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एमबीबीएस पढ़ाई के लिए गई थी। वहाँ पे एक सेमेस्टर उसका पूरा हो चुका था और अगले सेमेस्टर के लिए जैसे ही शुरू हुआ तो ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया। तो वहाँ जैसी बेटी का, हमें भी न्यूज़ से पता ही चलता था, बेटी का भी फ़ोन आ रहा था कि पापा यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आने लगा है। तो हमने आनंद फार्म में जैसे टिकट के लिए भाग दौड़ करी। टिकटों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया,
तो फिर भी हमने 5 मार्च की सोची कि टिकट मिल जाए तो हमने करवाने की कोशिश की। नहीं, यूनिवर्सिटी तो ऐसे हंगरी बोल थे। सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में यूक्रेन में फंसी एमबीबीएस की छात्रा वंशिका पंडित फरीदाबाद की रहने वाली हैं। वो अपने घर लौटी। बेटी के वापस आने से परिजनों ने राहत की सांस ली। तो वहीं बल्लभगढ़ की बेटी मानसी मंगला भी यूक्रेन से पोलैंड पहुंची और जहां से उसे पुलिस ने इंडियन एम्बेसी पहुंचाया। वहीं मानसी के परिवार वालों से मिलने प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और फोन पर मानसी से बात की। मानसी ने बताया कि वो सही सलामत इंडियन एम्बेसी पहुंची है और बस उसे अब वतन वापसी का इंतजार है, जिसके बाद परिवार वालों में राहत देखी गई। आप प्लीज हमें बताइए कि हम क्या। मैं कल ही 4:30 राउंड में अराइव हुई थी यहाँ पर एंड मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना सेफ फील कर रही थी जब मैं यहाँ पर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी सर को, कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। वो हमें इतनी प्रॉपरली, इतनी सेफली यूक्रेन से वापस लेकर के आए जब हमें बिल्कुल बहुत डरे हुए थे, हम बहुत पैनिक में थे। पेरेंट्स कॉल कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मुझे पता लगा कि वहाँ युद्ध छिड़ चुका है तो हम बहुत ही टेंशन में हो गए। हमारा तो दिन रात सोना बैठना खाना सब बेकार हो गया। अब बच्ची की 24 घंटे हमें चिंता लगी रहती थी। हमें यही लगता था कि ईश्वर से ही प्रार्थना थी और किससे कर सकते थे। बस यही था, मोदी जी की ये थी कि हाँ जी मोदी जी कुछ करें। पर जो मोदी जी ने आज हमारे साथ किया है और उनका उपकार मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस ने, मोदी जी ने, सुनील सर ने, इनके सुनील सर हेड हैं इनके, चंडीगढ़ में रहते हैं और वो खुद रोमानिया पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों का वीजा लगवाया और बच्चों को वहां बॉर्डर से निकलवाया। मेरी बेटी यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही थी, इसका 4th ईयर था और इससे पहले बड़ी शांति से वहाँ रहती थी। लेकिन अब जब से ये अटैक हुआ है और हमें पता पड़ा कि यूक्रेन और रशिया का आपस में लड़ाई हो गई है, तो मैंने बेटी को बताया कि बेटी ऐसे ऐसे वहाँ तो अटैक हो गया है। बेटी कहने कि पापा हमें तो कुछ नहीं पता। पर मैंने कहा तुम हॉस्टल में बड़े आराम से रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आपकी जरूर सेवा करेंगे और तुम्हें बड़े शांतिपूर्वक तुमको निकाल के लाएंगे। उन्होंने यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों से संपर्क में है। साथ ही इन लोगों के परिवार से भी लगातार बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रदेश सरकार हर स्तर पर मदद कर रही है। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इसी तरह जिला प्रशासन ने भी एक नंबर जारी किया है जिसमें कोई भी परिवार यूक्रेन में फंसे अपने परिजनों के संबंध में सूचना दे सकता है। यमुनानगर से हमने जो है अपने प्रशासनिक तंत्र से गांव और शहर में रिपोर्ट ली है कि कितने बच्चे या फिर कितने जो है व्यक्ति यमुनानगर जिले के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी कल जो है आंकड़ा ये करीबन 42 लोगों का है हमारे पास और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है यूक्रेन में फंसे हुए जितने हमारे साथी हैं उनको वापस लाने के लिए पूरा जो है प्रयासरत है। इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपने सर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जो है 9212314595 और साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी एक जो है नंबर चालू किया है 01732237801 जिसपे कोई भी हमारे जिले का व्यक्ति यूक्रेन में अगर उनके कोई साथी रिश्तेदार कोई भी फंसा हुआ है तो उसके बारे में हमारे या इन नंबरों पे संपर्क कर। करनाल को सौगात देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और ऐसे में सीएम ने पहले मंगलसयान ऑडिटोरियम से करीब 34 करोड़ की लागत से बनने वाले पश्चिमी बाईपास और शेरगढ़ टापू से मोदीपुर तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उसके बाद करनाल नगर निगम को दिए गए कचरा उठाने वाले 30 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम ने कहा बजट सत्र और यूक्रेन मामले पर भी अपनी बात रखी।
ये बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके लिए विशेष योजना लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों को देखिए। हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं, और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है, और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ़्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ़्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करके सुप्रीम अपने हाई कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है। हमने एक प्रावधान किया था कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चले गए जो इनको ये मंजूर नहीं है। अब कोर्ट जैसा फैसला करेगा। बीजेपी इकट्ठी लड़ेगी या अलग-अलग सब मिल करके चलेंगे। अपने सिंपल पर लड़ेगी जी जो ये पार्टी नगरपालिका के चुनाव है। एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है, और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है, और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाएगी, तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के, एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है, भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, यहाँ तक उसका लाभ है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आपको बताते चलें कि कुरुक्षेत्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, और वहीं राज्य सरकार में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी ने भी नगरपालिका चुनाव में अपने उम्मीदवार सुनिश्चित करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में जेजेपी राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी ब्रिज शर्मा के नेतृत्व में नगरपालिका के प्रधान पद के लिए डॉक्टर गुलशन कवात्रा को नियुक्त किया गया है। ब्रिज शर्मा ने बताया कि थोड़े अंतराल में जेजेपी एक मजबूत राजनीतिक दल बनकर उभरी है, और उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमारी तरफ से एक ही प्रार्थना है, आप शाहबाद नगरपालिका के प्रधान पद के चुनाव के लिए देखना जी क्वार्टर जी। खबर डॉक्टर नवीन रोहिला ने बीजेपी से नाता तोड़ आम आदमी पार्टी का दमन थामा। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जमीन पर उतरकर काम करने वाली पार्टी है, जिससे प्रभावित होकर बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उनके पति दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम में अधीक्षण या अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, तो वहीं बिजली विभाग में पूर्व में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए RN गर्ग ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आम जन की पार्टी है। अगर घुमा के मैं देखती हूँ तो आम आदमी को बड़ा परेशान देखती हूँ। अगर मैं पलवल की मैं बात अगर करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अंदर गलियों में जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। ना पैसा फिर मैं ही दे दूंगा। मैं कहूँगी कि जमीनी स्तर पे काम करने वाली एक पार्टी जो कि वाकई ही असलियत में जो है आम जनता के दुख दर्द से जो प्रभावित होती है और उनके लिए काम करती है, ऐसी एक पार्टी मैंने ज्वाइन करी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, और आगे जैसे जो भी पार्टी के आदेश होंगे उस हिसाब से मैं काम करूंगी। ना पैसा फिर मैं ही दे दूंगा।
सोनीपत में खालिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने के बाद लगातार पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। वहीं अब इस मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि 2 आतंकवादियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन सागर और सुनील को अभी 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। साथ ही देर रात पुलिस ने इनके एक साथी तरुण निवासी जुआ को गिरफ्तार किया है, जो गांव में ही अटल सेवा केंद्र चलाता था। आपको बता दें कि आरोप है कि उसने फर्जी आईडी कार्ड मुहैया कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भाई खतरा का मत है, 10 सेकंड का होगा। मुकदमे में एक मुख्य आरोपी जो सागर पुत्र कृष्ण जुआ गांव का रहने वाला था, तो उससे तफ्तीश में फर्जी आधार कार्ड व लाइसेंस बरामद हुए थे। जो तफ्तीश में सामने आया कि उसके गांव के ही उसके एक दोस्त तरुण एलियास तरुणजीत पुत्र महिपाल गांव जुआ, जो ITI के पास अटल सेवा केंद्र में कार्य करता है, जिसने अपने लैपटॉप में फर्जी आधार कार्ड व लाइसेंस सागर को बना के दिए थे। उसको मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। आज बजट सत्र को लेकर आज आगाज होने वाला है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र की शुरुआत 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर होगी चर्चा। सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को करेंगे बजट पेश। वहीं 22 मार्च तक चलेगी विधानसभा की कार्यवाही। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज, राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। आपको बता दें 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को करेंगे बजट पेश। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने वाला है। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए अमित शर्मा। अमित जी बताएं क्या है इस पे पूरी जानकारी। बिल्कुल लक्ष्मी, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये बजट सत्र है। 2 मार्च यानी कि आज से लेकर के और 22 मार्च तक ये चलने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र है और ये एक लंबा सत्र रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है बजट सत्र, जिसमें 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। आज की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो आज की जो कार्रवाई है वो राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उनका अभिभाषण आज सदन के अंदर होना है और उनके अभिभाषण के साथ ही आज बजट सत्र की शुरुआत होगी। और इसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण बात आज देखने को मिलेगी विधानसभा के अंदर लक्ष्मी, वो ये है कि जो बेस्ट MLA, जो सर्वश्रेष्ठ MLA चुने गए हैं, जिसमें गन्नौर से निर्मल रानी बीजेपी की, और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के जो MLA हैं फरीदाबाद NIT से, उनको भी बेस्ट MLA नॉमिनेट किया गया है। उनको भी बेस्ट MLA बना वो नॉमिनेट हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आज की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो आज राज्यपाल के भाषण के साथ बजट सत्र की जो शुरुआत है वो होगी। और इसके साथ ही 2 बेस्ट MLA जो चुने गए हैं, जिसमें एक कांग्रेस से हैं और एक बीजेपी से हैं, इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, इस सत्र की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण ये सत्र इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 8 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाले हैं। सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। लेकिन देखिए, आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद बजट सत्र की जो कार्यवाही है वो आज के लिए स्थगित हो जाएगी। उसके बाद फिर 3, 4 और 7 मार्च को जो अभिभाषण होगा राज्यपाल का, उस पर चर्चा की जाएगी। 7 मार्च को ये जानकारी हमें मिल रही है लक्ष्मी कि 7 मार्च को मुख्यमंत्री जो अभिभाषण होगा उस पर चर्चा का जवाब देंगे। इसके बाद 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। और जिस तरीके से लक्ष्मी मैंने आपको बताया कि
बजट में क्या कुछ खास रहेगा, जो आम आदमी, जो आम लोग उम्मीदें कर रहे हैं, क्या वो उसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बहुत सारी डिमांड्स जो हैं वो सरकार के सामने आई हुई हैं और हमने देखा कि किस तरीके से सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक के बाद एक तमाम बैठकें की गई हैं और इस बैठक के जरिए हर वर्ग से जानने की कोशिश की गई है कि वो खास वर्ग जो है इस बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें सरकार से लगाए बैठा है, कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं जो सरकार को लोगों ने दिए हैं। अब सरकार उन सुझावों को किस तरीके से उसमें शामिल करती है। जी बिल्कुल अमित, लेकिन इसी के साथ हो जाता है। जी बिल्कुल अमित, लेकिन इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगी कि आज से बजट सत्र का आगाज होने वाला है और किन किन मुद्दों पे जो है आज चर्चा हो सकती है। देखिए, अगर हम मुद्दों की बात करें तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया लक्ष्मी कि क्योंकि आज पहला दिन है, आज शुरुआत हो रही है, तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी और राज्यपाल का जो अभिभाषण है उससे ये समझ आ जाएगा कि बजट क्या किस तरीके का रहने वाला है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बजट की रूपरेखा क्या होगी, बजट किस तरीके का हो सकता है, किस वर्ग को कितना क्या कुछ मिल सकता है, ये कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित करेगा आज का जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे बहुत सारे हैं। देखिए, विपक्ष की ओर से अपनी तैयारी की गई है, सत्ता पक्ष की ओर से अपनी तैयारी की गई है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है, इनेलो ने पहले ही कह दिया है कि आधा दर्जन से ज्यादा मुद्दे उनके पास हैं जो वो सदन पटल पर रखेंगे, सदन में जोर शोर से उनको उठाने का काम करेंगे। चाहे वो किसानों के मुआवजे का मामला है, बुजुर्गों की पेंशन का मामला है, बुजुर्गों की पेंशन में कटौती का मामला है, पेंशन में देरी का मामला है, रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का मामला है। इसके साथ ही जिस तरीके से एनजीटी की ओर से हाल ही में आपको याद होगा लक्ष्मी कि 10 और 15 साल पुराने जो पेट्रोल डीजल वाहन है उन पर बैन किया गया है दिल्ली एनसीआर के अंदर। इनेलो पार्टी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने की पूरी कोशिश में है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पहले कह दिया है कि सरकार ने इस मामले की ठीक से पैरवी नहीं की है और इसीलिए एनजीटी की ओर से इस पर बैन लगाने का फैसला किया है। और ये कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर 10 साल पुराने जो ट्रैक्टर है उनको भी बैन करने की बात की गई दिल्ली एनसीआर में। ये किसानों के साथ धोखा है, किसानों के साथ भी छलावा है, सरकार को इसकी ठीक से पैरवी करनी चाहिए। हालांकि कल मुख्यमंत्री की ओर से इस पर बयान आ चुका है। लक्ष्मी, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि पूरे हरियाणा में इसको हम लागू नहीं करने वाले, सिर्फ अभी साइबर सिटी गुरुग्राम में इसको लागू करेंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री के इस जवाब के बाद, मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद इनेलो का रुख सदन के अंदर क्या रहता है इस पर नजरें रहेंगी। कांग्रेस की ओर से भी इन सभी मुद्दों को उठाने की बात की जा रही है। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहें और आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।